नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। खबर गोरखपुर से आई है। जी हाँ, वही गोरखपुर जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। उसी गोरखपुर में 26वीं बटालियन पीएसी से खबर यह है कि वहां जो नई महिला ट्रेनर आई हैं ट्रेन होने के लिए, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार कैसा, ना पानी दिया जा रहा है, ना हवा दी जा रही है, यानी कि उनको पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। कैमरास लगा दिए गए हैं, कहा यह जा रहा है वीडियोस बने। तो इतने गंभीर आरोप आखिरकार गोरखपुर में क्यों लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, बावजूद इसके इस तरह की घटना अगर गोरखपुर में हो रही है तो सवाल जरूर खड़े होंगे। और इन सवालों को लेकर हम संजय शर्मा जी से बात करेंगे, प्रधान संपादक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और वहीं पर 26वीं बटालियन पीएसी में जो महिला ट्रेनी थी, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब जो सरकारी संस्थान है, पहली बात तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे, और रोजगार देकर जो लोग रिक्रूट होकर आ रहे हैं उनको आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं पहले से। ये जो बयान आया है लड़कियों का, बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक है। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि लड़कियां कह रही हैं कि हम नहा रहे थे तो शायद बाथरूम में कैमरे लगे थे, ऐसी बात भी सामने आ रही है। तो ये बड़ा खौफनाक इसलिए है कि कोई नौकरी करने लड़की आती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा दे। और नौकरी करने नहीं भी आती है तब भी अगर कहीं पे लड़की है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होती है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था ना। अब बेटियां नौकरी करने आ रही हैं और ये जो ट्रेनी महिला महिला सिपाहियों का ये मामला है, तो ये बड़ा खतरनाक है। मुझे लगता था कि जैसे ये वीडियो आएगा प्रदेश के डीजीपी को तुरंत 2 घंटे के अंदर खुद जाना चाहिए मौके पे। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब हो सकता है कि इसका खंडन करने के लिए मेरे और आपके पास भी लीगल नोटिस आ रहा हो कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उन्हीं महिलाओं का दोबारा से बयान आ जाए कि नहीं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्योंकि यहाँ पे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने की कला उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को बहुत आती है। लेकिन मेरे को आज इन लड़कियों की जब बयान आया तो मुझे दूसरी पीड़ा नजर आई, हिमांशु जी। मैंने अपनी जिंदगी में शुरुआत पत्रकारिता की बहुत छोटे स्तर से करी है, रिपोर्टिंग से करी है। और मैं जब रिपोर्टिंग करता था तो सुबह सुबह मेरा शेड्यूल होता था, मैं पोस्टमार्टम हाउस जाता था, मैं अस्पताल जाता था, मैं थाना कोतवाली जाता था, पुलिस लाइन जाता था, लोगों से बात करता था। तो मुझे लगता है कि जो आदमी जैसे मैं संपादक हो गया तो लोग कहते हैं भाई आप संपादक फील्ड में जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकार को हमेशा फील्ड में रहना चाहिए। तभी आपको अनुभव होता है, तभी आप सीखते हैं। मैं अभी भी फील्ड में रहना पसंद करता हूँ, कभी गांव देहात में चला जाता हूँ, कभी कहीं घूमता रहता हूँ। मैंने देखा है कि पुलिस बल जिससे हम सारी उम्मीदें करते हैं कि भाई वो 24 घंटे आपकी ड्यूटी के लिए तैनात रहेगा, होता भी है भाई। पुलिस बल 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार होता है। हिमांशु जी, कभी इन पुलिस कर्मियों का दर्द आप मालूम करिए, महसूस करिए, आप रो देंगे। जरा सी गलती होती है हम पुलिस पर आरोप लगा देते हैं कि भाई पुलिस बेईमान है, पुलिस रिश्वत देती है। आपको पता है जो भ्रष्टाचार का लिस्ट आती है उसमें पुलिस का नंबर बहुत नीचे है। अब तो उत्तर प्रदेश में जो कारनामे खुल रहे हैं आईएएस अफसरों के, कोई 500 करोड़, कोई 400 करोड़। पुलिस वाला क्या करता है, हमें चौराहे पे खड़ा हुआ वो ट्रैफिक का सिपाही दिखता है जो 50 रुपए ट्रक वाले से ले लेता है। आलोचना उसकी भी होनी चाहिए, भाई नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मगरमच्छ है उनकी तरफ तो देख नहीं रहे आप। मैं कह रहा था किसी दिन पुलिस लाइन में चले जाइए, जहां सिपाही लोग रहते हैं, कि वहां की हालत देख लीजिए, उनके घर देख लीजिए, उनकी बैरिक देख लीजिए। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि जानवर से भी गई बीती हालत में रहते हैं। छोटे से कमरा होता है 8x8 का, 5-5 4-4 लोग रह रहे हैं, बारिश में टपक रहा है, लाइट नहीं है, गर्मी है। इन पुलिस कर्मियों को जो जान पे जोखिम ला के आम आदमी की मदद करते हैं, आम आदमी की सेवा करते हैं, जरा सी बात होती है तो सबसे पहले पुलिस का ध्यान आता है। कोई अगर ईश्वर ना करे आपके संग कोई हादसा हो गया तो पुलिस कहाँ है, पुलिस की आलोचना होती है। लेकिन उन पुलिस कर्मियों का ध्यान कौन रखेगा। पूर्व डीजीपी थे सुल्तान सिंह, उन्होंने कहा भी था कि भाई ये होना चाहिए कि हर पुलिसकर्मी की एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। आप कौन सा ऐसा दफ्तर है यहाँ पे एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस कर्मियों का शेड्यूल देख लीजिए, उनका वीकली ऑफ नहीं है, उनका मेंटल लेवल चेक करने की कोई सुविधा नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों दुबई में बहुत लंबे समय तक रहा, दुबई 4 PM मिडिल ईस्ट मैंने शुरू किया तो देखा मैंने वहां पे जो दुबई पुलिस की गाड़ियां, हमें तो कोई सड़क पे गाड़ी दिखती नहीं थी दुबई पुलिस की, लेकिन जो गाड़ियां दिखी भी, वो गाड़ियां 10 करोड़ 15 करोड़ की गाड़ियों से वहां की पुलिस चलती है। आप स्कॉटलैंड की, दुनिया के किसी भी देश की पुलिस देख लीजिए और हमारी पुलिस
जीपे थानों की होंगी, जेलों में धक्के से तो स्टार्ट होंगी। पुलिस कर्मियों को जो भत्ता मिल रहा है वो इतना कम होगा। एनएसए लगा दो, गुंडा एक्ट लगा दो, जितने कागज चाहिए उन कागजों का भत्ता नहीं मिल पाता। तो ये जो चीजें हैं सिस्टम की, आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। अयोध्या में दीपोत्सव, दिए जलाए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम बन गया। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, हर एक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता मनाने का अधिकार है, लेकिन दो चीजों का विरोध है। इस तरह के धार्मिक आयोजन का काम पार्टी को अपने फंड से करना चाहिए। अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है तो पार्टी करे ना। भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, वो पैसा उठा के किसी 5 जिलों के 7 जिलों की पुलिस लाइन बेहतर हो सकती है, पुलिस कर्मियों का रहन सहन बेहतर हो सकता है। लेकिन ये चीजों को कोई सोचता नहीं है। फिलहाल मैं मूल मुद्दे पे आता हूं कि जो घटना है ये बहुत गंभीर है, बड़ी खौफनाक है। और आप हिम्मत देखिए, गोरखपुर मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र, अपना जनपद, वहां अगर ये कोई आदमी हिम्मत कर रहा है कि लड़कियों के लिए, जैसे लड़कियों के आरोप सोशल मीडिया पे वायरल होना, ऐसा कर दे रहा है, तो मेरे लिए बड़ी गंभीर बात है और इसकी तत्काल बहुत बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। आखिर हो रहा है कि तो क्यों हो रहा है, और पर्दाफाश होना चाहिए इस घटना का बहुत जल्दी से जल्दी। संजय सर, हम लगातार ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायकों नेताओं के द्वारा भी सुनते आए हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गए, वो किसी की नहीं सुन रहा है। अधिकारी मनमानी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं देख रहा था दोनों डिप्टी सीएम का बयान आया, जो मस्जिद में मुलाकात करने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे अखिलेश यादव, उसकी वीडियो और फोटोज सामने आई, उस पर दोनों का बयान सामने आया। लेकिन इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं है। मतलब ये गंभीरता है इस प्रदेश को लेकर। मतलब हिंदू मुसलमान करवा लो इनसे, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, मोदी जी की तरह। हिमांशु जी, कहां तो आप कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो क्या मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के अंदर भगवान जी नहीं रहते होंगे, या मंदिर में अल्लाह नहीं रहते होंगे? बीजेपी को इसके अलावा कुछ काम नहीं है, और घूम फिर के आपको हिंदू मुसलमान करना है। क्या मस्जिद में जाना गुनाह है? क्या चर्च में जाना गुनाह है? क्या गुरुद्वारे में जाना गुनाह है? मैं पिछले दोनों दुबई अबू धाबी रहा, अबू धाबी का मंदिर भी देखा, अबू धाबी की मस्जिद भी देखी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जब अबू धाबी की मस्जिद देखने गया, वहां पे लोग 3 4 5 लोग मिले जो 4PM को जानते थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि अबू धाबी की मस्जिद के बाहर एक, मतलब जब अंदर घुसते हैं उसके बाहर एक जगह पे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, और उसमें दुनिया के जितने नेता जो लोग थे जो मस्जिद देखने आए थे उनके वीडियो चल रहे थे। तभी मुझे निगाह पड़ी कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वीडियो दिख रही है, अबू धाबी की मस्जिद में घूमते हुए दिख रही है, और अबू धाबी की मस्जिद की तारीफ करते हुए घूम दिख रही है। तो मैंने कहा ये बड़ी मजेदार बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी अबू धाबी की मस्जिद में घूमेंगे, तारीफ करेंगे, और यहाँ की मस्जिदों की चिंता कौन करेगा? ट्रम्प चाचा। यहाँ की मस्जिदों के नीचे वो शिवलिंग ढूंढेंगे, मंदिरों के नीचे शिवलिंग ढूंढेंगे, मस्जिदों के नीचे कुछ और ढूंढेंगे कि यहाँ शिवलिंग था या मंदिर था। कभी किसी के घर के आगे अगर हरा झंडा बन गया है तो हमारे नौजवान जाएंगे, हरा झंडा उतार दो, केसरिया फहरा दो। और जो नेता ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, उन नेताओं से पूछो कि तुम्हारे कितने बच्चे जो थे वो झंडा उतारने गए, कितने बच्चों ने तुम्हारे मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने की कोशिश करी? तो एक नेता नहीं मिलेगा। जितने मंत्री हैं सब अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं, विदेश में नौकरी करा रहे हैं, लेकिन झंडा कौन उतारेगा? गरीब का बेटा, पिछड़े का, दलित का बच्चा। और जितने नेता, जितने अफसर हैं, इनके बच्चे विदेश में मौज करेंगे। तो अखिलेश यादव का क्या मस्जिद में जाना कोई बुरी बात है? क्या 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान इस देश के लोग नहीं है, नागरिक नहीं है? किसी के धार्मिक स्थल में जाना गुनाह है क्या? और तकलीफ तो ये है कि अखिलेश यादव कुछ दिन पहले बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे थे। असली समस्या ये है अखिलेश यादव से कि भाई पूजा पाठ करने का, मंदिर बनाने का राइट तो बीजेपी को है, ऊंची जातियों के लोगों को है। एक पिछड़ी जाति का नेता किस तरह से मंदिर बनवा रहा है? ये तो बीजेपी का वोट बैंक खत्म कर देगा। तो पहले इस मंदिर के नाम पर आलोचना की गई, अखिलेश यादव कौन से मंदिर बनवाने वाले। मैंने तो अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैंने उनको और डिंपल जी को पूजा पाठ करते हुए देखा है, नवरात्रियों को बच्चियों के पैर धोते हुए देखा है। लेकिन वो पाखंड नहीं करते, वो लोग फोटो वायरल नहीं करते, या फिर पूजा पाठ करते हैं तो 10-10 12-12 कैमरे नहीं लगवाते। तो जो कैमरे लगवा के पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके कैमरे लगवाते हैं, उनके लिए समस्या है कि भाई एक पिछड़ी जाति का नेता मंदिर बनवा दे रहा है, वो बात कर ले रहा है। अगर वो मंदिर बनवा दे रहा है तो क्या मस्जिद में जाने से वो आदमी हिंदू नहीं रहा? समस्या ये है कि जो खुले दिल की बात है, जो खुले विचार की बात है, ये कट्टरपंथी लोग, ये छोटी संकीर्णता वाले लोग, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्यार से, व्यवहार से, अच्छे से रह कैसे लें।
वो जो है ना, तकलीफ इसी बात की है कि नफरत क्यों नहीं फैल रही। नफरत फैला दो, काम बन जाएगा अपना, क्योंकि फिर जनता आपसे अस्पताल के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, सड़क के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, स्कूल के मुद्दे पे बात नहीं करेगी। सिर्फ ये कि देखो मुसलमान अब्दुल टाइट हो गया। मैं कई बार कहता हूँ, कहते हैं साहब अब्दुल की चूड़ी कर दी, अब्दुल टाइट हो गया। मैंने एक जने से पूछा, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा वो कहते थे कि 2014 में भगवान विष्णु जी आ गए, मोदी जी बन गए। अब तो उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई इन 10 सालों में। मैंने पूछा कहिए क्या हाल है, अब जिंदगी कैसे चल रही है? बोले कि अब्दुल तो टाइट हो गया। मैंने कैसे हो गया अब्दुल टाइट? बोले कि मुसलमान ठीक हो गए। मैंने कहा तुम मुझे उदाहरण देके बताओ। अब्दुल पिंचर जोड़ने के 50 रुपए लेता था, अब्दुल अब 150 रुपए लेता है। उसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। लेकिन तुम्हारे जो आईआईटी के मुंबई के अब बच्चों के सैकड़ों बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई, आईआईटी मुंबई में करे हुए लड़कों को नौकरियां नहीं मिल पाई, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई, आईएम करके लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये तो सब हिंदुओं के बच्चे हैं, 99%। मुसलमान तो और अच्छा हो गया, मुसलमान को लगा उसकी सुनवाई नहीं होगी तो उसने झगड़ना बंद कर दिया। मुसलमानों को लगा कि तालीमी इलाज है तो मुसलमानों ने तालीम देना पढ़ाना शुरू कर दी बच्चों को अपनी। अब्दुल की आमदनी 3 गुना बढ़ गई। लेकिन तुम्हारी आमदनी, हिंदुओं की आमदनी, जरा दिल पे हाथ रख के, मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा, अपने श्रोताओं से कहूंगा, दिल पे हाथ रख के देखिए 2014 के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे खुशी आई है, जिनके चेहरे पे हंसी आई है, जिनकी आमदनी बढ़ गई है। गांव देहात में मालूम करिए कि कौन कितने लोग हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी देने, राशन देना पड़ रहा है आपको। आपने देश को इन हालातों में पहुंचा दिया। मैं भी विदेश में जब दुबई में गया तो लोग हंस रहे थे, एक तो मेरे मित्र, कि इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग देखो कितनी तेजी से गिर रही है। हम दुनिया में कहीं जा रहे हैं, हमारा पासपोर्ट देखकर, मेरे मित्र हैं एक, भुवनेश नाम है उनका, वो अभी गए लंदन में, बड़े दुखी थे, बड़े गुस्से में थे। बोले एक हमारे दूसरे छोटे से देश का एक व्यक्ति आया, उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, उसको ग्रीन, तुरंत उसका सब हुआ इमिग्रेशन, और निकल गया। इंडिया का पासपोर्ट देखकर उसने बड़ी हैराकत भरी दृष्टि से हमें देखा। हम कहते रहे कि भारत में विश्व गुरु हैं, आप रैंकिंग तो देखो, आप दुनिया के खुशनुमा देशों की लिस्ट तो देखो, पाकिस्तान हमसे आगे है, क्योंकि पाकिस्तान में दिन भर हिंदू मुसलमान जैसे झगड़े नहीं होते। तो आपने इस मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया कि आप हर समय नफरत नफरत नफरत, आदमी के दिमाग में तेजाब भर दिया आपने। तो उसके बाद हिमांशु जी ऐसी घटनाएं तो होंगी होंगी, लेकिन दुर्भाग्य ये देश का कि यहाँ पे प्यार की बात कम और नफरत की बात ज्यादा होने लगी है। अच्छा, पिछले 24 घंटे की एक और बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, वो उसी तस्वीर पर, अखिलेश यादव की तस्वीर, क्योंकि डिंपल यादव भी वहां पर मौजूद थी, उनकी साड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद में साड़ी पहनकर चली गई और उन्होंने सर पर पल्ला नहीं किया था, पेट दिख रहा था, पीठ दिख रही, मतलब इतनी गिरी हुई बातें जो कही गई हैं सिद्दीकी साहब की तरफ से। मतलब महिला सम्मान की बातें भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। साड़ी, मतलब हिंदुइज्म, मतलब अगर हिंदू धर्म देखेंगे तो साड़ी तो एक परंपरा का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा रही, और उस पर बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज इससे आहत हो गया है। मतलब एक किस तरह की साड़ी पहनती है डिंपल यादव, हर किसी ने देखा है। मतलब उनका परिधान इतना सिंपल होता है, इतना सही होता है, उस पर तो कम से कम टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेंट कर रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद पार है। हिमांशु जी, कोई भी महिला क्या पहनेगी, क्या खाएगी, ये तय करने का अधिकार पुरुष समाज को नहीं है। अफसोस ये है कि ये अभी जो बंधुआ मजदूर वाली मानसिकता है ना, ये इससे बाहर नहीं निकले। भारतीय राजनीति में जो सबसे सौम्य महिलाएं हैं, जिनका पहनावा हमेशा एक आइडियल रहा है, तो एक डिंपल यादव का नाम है। बिल्कुल। डिंपल यादव का पहनावा, डिंपल यादव का व्यवहार अखिलेश यादव से कहीं बेहतर है। आप यूथ विंग जो है ना, वो अखिलेश जी से ज्यादा डिंपल को पसंद करता है। कारण यह, डिंपल उनके संग अपने छोटे भाई जैसा, देवर जैसा ऐसा रिश्ता कायम रखती है। महिलाओं के संग उनके संबंध बड़े सौहार्द हैं। आप डिंपल जी का एक भी फोटो, एक भी तस्वीर देख सकते हैं जिसमें साड़ी इतने करीने से उन्होंने ना पहन रखी हो। बिल्कुल। मस्जिद में कोई हिंदू महिला जाएगी, अगर बैठेगी तो वो बुर्का पहन के तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके मजहब में नहीं है। इकरा हसन बिल्कुल। गई थी, वो सिर्फ हिजाब लगाई हुई थी। लेकिन डिंपल यादव जी की साड़ी सुसंगत थी। अब ये जो साहब हैं, इनको किसी महिला का पेट, किसी महिला का सिर दिख रहा है, ये इनकी घिनौनी मानसिकता का परिचय है जो उन्होंने दे दिया। और ये साबित कर दिया कि इतनी घिनौनी मानसिकता के लोग एक पार्टी में रह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रह सकते हैं। आप समझ लीजिए कि भारत की तस्वीर ये है, इस समाज को ये यहां तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश
बहुत जल्दी इस नफरत वाली राजनीति से ऊब जाएगा और कुछ नए संदेश हम सबके सामने आएंगे। हिमांशु, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शक अब बताएं कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये है कि सियासत जमकर हो रही है, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। अधिकारी भांग खाकर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है मनमानी किए जा रहे हैं। और मैं कई बार कह चुका हूं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी अपनी बातें अगर नहीं मनवा पा रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो फिर इस सरकार के होने या ना होने से किसको क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।